चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं ज़रा। लास्ट क्लास के अंदर हमने IAS 12 को कंटिन्यू किया था। IAS 12 दैट इज़ द इनकम टैक्स। नाम इसका इनकम टैक्स है, लेकिन प्यार से उसको डेफर्ड टैक्स से भी बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि इनकम टैक्स एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसके अंदर 3 तरह के टैक्सेस आपके पास कैलकुलेट करना सिखाए हैं। दैट इज़ नंबर 1 द करंट टैक्स, नंबर 2 इज़ प्रायर टैक्स एंड थर्ड वन इज़ द डेफर्ड टैक्स। सर करंट टैक्स की डेफिनेशन लेट्स रिकॉल। करंट टैक्स क्या है? टैक्स विच इज़ कैलकुलेटेड ऑन अ करंट ईयर टैक्सेबल प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट टर्म इज दैट इज द करंट ईयर टैक्स। जो करंट ईयर के टैक्सेबल प्रॉफिट पे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है उसको हम करंट टैक्स कहते हैं। व्हाट इज प्रायर पीरियड टैक्स? टैक्स ऑफ अ प्रीवियस ईयर बट एडजस्टेड इन दी करंट ईयर। इसमें दो आपके पास चीजें हो सकती हैं, या तो अंडर एस्टिमेटेड होगा या फिर ओवर एस्टिमेटेड। अगर अंडर एस्टिमेटेड है तो उसका मतलब यह है कि आपने लास्ट ईयर कम टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, इस साल आपको टैक्स एक्सपेंस बढ़ाना पड़ेगा। और ओवर एस्टिमेशन का मतलब यह है कि लास्ट ईयर आपने टैक्स ज्यादा एस्टिमेट कर लिया तो इस साल टैक्स एक्सपेंस कम करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम आए डेफर्ड टैक्स के ऊपर। सर डेफर्ड टैक्स आपके पास क्या है? डेफर्ड टैक्स विच इज कैलकुलेटेड ऑन टेम्पररी डिफरेंसेस। क्या कहा मैंने? डेफर्ड टैक्स किस पे कैलकुलेट किया जाता है? टेम्पररी डिफरेंसेस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। टेम्पररी डिफरेंसेस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। यहीं पे हमने एक और बात देखी थी कि दूरियां दो तरह की होती हैं। एक वक्ती दूरियां होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं? टेम्पररी डिफरेंस। और एक हमेशा की दूरी होती है, उसको क्या कहते हैं हम? परमानेंट डिफरेंस। सर हम यहाँ पर डेफर्ड टैक्स जो बुक करते हैं वो परमानेंट डिफरेंसेस पे नहीं करते, बल्कि किस पे करते हैं? हमेशा टेम्पररी डिफरेंस। फिर यहीं पे एक और बात हमने जाते जाते ऑब्जर्व की थी कि टेम्पररी डिफरेंसेस के अंदर भी दो तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं। दो तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं। एक आपके पास कहलाता है TTD और एक आपके पास कहलाता है DTD। सही कह रहा हूं मैं? यानी कि अगर हम देखें तो टेम्पररी डिफरेंसेस के अंदर भी दो तरह के डिफरेंसेस हमारे पास। एक है TTD। TTD स्टैंड्स फॉर टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। और DTD स्टैंड्स फॉर डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। सर इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में क्या फर्क है? तो डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस और टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस में क्या फर्क है? टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस क्या था? आज मजा है लेकिन कल सजा है। ऐसा ही है क्या? मतलब इसको अगर मैं टैक्स की जबान में कहूं तो आज तुम्हें कम टैक्स पे करना पड़ेगा लेकिन इन फ्यूचर ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। जब तुम्हें पता है कि इन फ्यूचर ज्यादा टैक्स पे करना है, जब तुम्हें पता है कि फ्यूचर में फटीग आने वाली है, तो व्हाई नॉट टू रिकॉर्ड अ लायबिलिटी और एसेट? लायबिलिटी। तो इसीलिए यहां पे हम क्या बुक करते हैं? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या बुक करते हैं हम यहां पर? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। लेकिन डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस में क्या है? डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस में क्या है कि आज सजा है लेकिन कल मजा है। आज तुम्हें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है लेकिन फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। तो फ्यूचर का बेनिफिट अगर वर्चुअली सर्टेन है तो क्यों ना मैं आज वो रिकॉर्ड कर लूं। वो क्या? DTA, दैट इज डेफर्ड टैक्स एसेट। सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जब रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जब रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। और जब मैं डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड करूंगा तो एंट्री क्या बनेगी? डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट और डेफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट। क्या ये बात समझ में आ रही है? जी यहां तक क्लियर है। फिर हमने कुछ कंडीशंस देखी थी कि कब आपके पास TTD होगा या कब आपके पास DTD होगा। सर इसकी कंडीशंस क्या थी कि हमने ये बात ऑब्जर्व की थी कि डेफर्ड टैक्स एसेट्स पे बुक किया जाता है या फिर लायबिलिटीज पे बुक किया जाता है। ऐसा ही डेफर्ड टैक्स या तो एसेट पे रिकॉर्ड करेंगे या फिर हम लायबिलिटीज पे रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने एक कंडीशन याद रखनी थी कि डेफर्ड टैक्स अगर मैं एसेट पे बुक करता हूं, एसेट की एग्जांपल फॉर एग्जांपल फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीन, बिल्डिंग, ये सब क्या है? ये एसेट्स हैं। इसी तरीके से अकाउंट्स रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल, ये सब क्या है? एसेट्स हैं। इसी तरीके से डेवलपमेंट कॉस्ट, ये भी क्या है? एसेट्स हैं। तो इसका मतलब अगर मैं एसेट्स के ऊपर डेफर्ड टैक्स बुक कर रहा हूं तो क्या रूल बताया IAS 12 ने? इफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इज ग्रेटर देन द टैक्स बेस। क्या कहा था? कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन द टैक्स बेस। तो इसका मतलब जो डिफरेंस आपके पास आएगा दैट डिफरेंस इज TTD. That difference is TTD. And what is TTD stands for? Taxable temporary difference. क्या ये बात समझ में आ रही है? और अगर याद रखिएगा जब भी TTD होगा तो this will give rise to a deferred tax liability. इसी तरीके से अगर इसका रिवर्स हो जाए, if the tax base is greater than carrying amount, अगर एसेट की टैक्स बेस ज्यादा है कैरिंग अमाउंट से, तो फिर जो डिफरेंस आ रहा होगा वो डिफरेंस क्या कहलाएगा? DTD. And what is DTD stands for deductible temporary difference, and this will give rise to a what?
क्या जनरेट करेगा ये? डेफर्ड टैक्स एसेट। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर इसके बाद हमने लाइबिलिटीज के भी रूल्स देखे थे, लेकिन मैंने रिकमेंड किया था कि आप एक रूल याद रखिएगा। जब एक रूल आप याद रखेंगे तो बाकी के रूल्स को याद रखना आसान हो जाएगा। अगर आपने एक से ज्यादा रूल्स याद किए तो पकौड़ा बन जाएगा। सिर्फ एसिड के केस का आप रूल याद रखें, कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, द डिफरेंस इज, जो माइनस करके आंसर आएगा वो टीटीडी कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? ये डिफरेंस आपके पास आ रहा है, इस डिफरेंस के ऊपर जब हम टैक्स रेट लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या ये बात समझ में आ रही है जी? यहां तक क्लियर है? फिर हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, तो वहां पे कुछ बातों को आपने, दो बातों को मेनली आपने याद रखना है। दो बातों को आपने याद रखना है। पहली बात जो आपने याद रखनी है कि सर मेरे पास कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं है। वो क्या है सर? वो नहीं, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का जो डिफरेंस है वो क्या है सर? वो या तो टीटीडी होगा या फिर डीटीडी होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो कैरिंग अमाउंट, आगे क्वेश्चंस आएंगे और होपफुली आप लोग इंशाल्लाह गलती भी करेंगे उसके अंदर। मैं फिर कह रहा हूं, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डिफरेंस लायबिलिटी नहीं है। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डिफरेंस डेफर्ड टैक्स नहीं है। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डिफरेंस ये टीटीडी है या फिर डीटीडी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ, इस डिफरेंस के ऊपर हम लगाएंगे परसेंटेज। जब मैं इस पे लगाऊंगा परसेंटेज तो आएगा अब क्या? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। लेकिन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का भी क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस। याद रखिएगा, आप लोग करेंगे गलती थोड़ी देर में कि आप लोग उस परसेंटेज लगाने के बाद कहेंगे सर ये डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर, जबकि वो डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर नहीं है। वो कौन सा बैलेंस है? वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है। उसको मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस से कंपेयर करके फिर डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर कैलकुलेट करूंगा। क्या यहां तक बातें रिकॉल होती हैं जी? यहां तक सारी बातें रिकॉल होती है। इस जड़ी बूटी को अगर बनाना तो बना ले। ये एक तरह से समरी अभी डेफर्ड टैक्स की अब तक की समरी है ये, और हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टार्ट करेंगे। पहले इस चीज को अपने पास नोट कर ले, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चले आए जरा क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। अब जरा डाटा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का डाटा क्या हमारे पास क्या है? स्काई कंपनी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, profit before tax and depreciation is 200 million each year from year 1 till year 4. Asset cost is 120 million. और आगे asset life as per tax laws is 4 years and asset life as per accounting records is 3 years. Tax rate is 30%. Compute the current and deferred tax till year 1, from year 1 till year 4. Compute the deferred tax year 1 till year 4 using the balance sheet approach. हमें पता है कि deferred tax को कैलकुलेट करने के लिए दो अप्रोचेस थी, एक इनकम स्टेटमेंट और दूसरी सर अब हम इनकम स्टेटमेंट अप्रोच नहीं करेंगे। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच कराने का सिर्फ मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव था कि डेफर्ड टैक्स की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, कि पता चल जाए कि हम डेफर्ड टैक्स क्रिएट क्यों करते हैं, डेफर्ड टैक्स क्यों रिकॉर्ड करते हैं। दैट्स इट, बस वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब हम बैलेंस शीट अप्रोच से यहाँ पे काम करेंगे, और बैलेंस शीट अप्रोच से करने के लिए आईएएस ने ये कहा है कि डेफर्ड टैक्स या तो एसेट्स पे क्रिएट होगा या फिर लाइव। क्या इस क्वेश्चन के अंदर कोई लाइबिलिटी नजर आ रही है? नहीं। क्या इस क्वेश्चन के अंदर कोई एसेट नजर आ रहा है? यस सर। तो हमें डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना है ईयर 1 से लेके ईयर 4 तक का। चले आए जरा ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4, 4 साल का हम डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करते हैं। बाय द वे करंट टैक्स भी क्या है वो तो आप लोग खुद भी कैलकुलेट कर लेंगे। मैं डेफर्ड टैक्स पे आप लोग के साथ वर्किंग करता हूं। सर डेफर्ड टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। क्या क्या? कैरिंग अमाउंट एंड नंबर 2 इज टैक्स बेस। बाय द वे व्हाट इज कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस? जी, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को आईएएस कैसे डिफाइन करता है कि व्हाट इज कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस? जी, वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज एज पर अकाउंटिंग रूल्स। और व्हाट इज टैक्स बेस? टैक्स बेस क्या है? वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज पर टैक्स रूल्स या टैक्स रिकॉर्ड्स। चले अब आए जरा कैरिंग अमाउंट। मुझे बताएं कि कैरिंग अमाउंट यानी कि एसेट की वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर 1 अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कितने का एसेट था? 120 मिलियन का। और अकाउंटिंग के मुताबिक कितनी लाइफ है उसकी? 4 इयर्स। 4 इयर्स 3 इयर्स 3 इयर्स है। ऐसे ही अकाउंटिंग के मुताबिक उसकी लाइफ कितनी है? 3 इयर्स। अच्छा, इसका मतलब इसका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आता होगा? 40,000। तो पहले साल के आखिर में इसकी कैरिंग अमाउंट 120 80। क्या ये बात समझ में आ रही है इसके अंदर? तो कैरिंग अमाउंट और फिर माइनस करता चला जाऊं 40 एंड देन 0। सही कह रहा हूं मैं? चले इसके बाद टैक्स बेस। टैक्स बेस सर टैक्स वाले के मुताबिक 120 इज द कॉस्ट एंड लाइफ ऑफ द एसेट एज पर टैक्स लॉस। तो एनुअल डेप्रिसिएशन इज 30। तो ईयर 1 के एंड पे टैक्स बेस कितना आ रहा होगा? 90, फिर 60, 30 एंड आप लोग। चले
डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड द टैक्स बेस, डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड द टैक्स बेस। मुझे एक बात बताओ, इस कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डिफरेंस कितना आ रहा है? वेरी गुड, 10 आ रहा है, जबरदस्त। द इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या आ रहा है अभी? 10। 40 और 60 का डिफरेंस कितना आ रहा है? जबरदस्त, बगैर कैलकुलेटर के। 0 और 30 का बताओ जरा। हाँ अच्छा, 0 नहीं बोला। 0 का बताओ। वेरी गुड, माशाल्लाह, जबरदस्त, बगैर कैलकुलेटर के। लेकिन याद रखना, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। क्या है ये डेफर्ड टैक्स एसेट है। नहीं सर, ये क्या है? ये या तो टीटीडी है या फिर डीटीडी। अब रूल्स देखो, एक रूल हमने याद किया था, बस वही याद है हमें, कि अगर एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो टैक्स बेस से तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा, टीटीडी होगा, ऐसे ही है। अब मुझे बताएं, यहां पे कैरिंग अमाउंट ज्यादा है? नहीं, क्या ज्यादा है? तो ऑटोमेटिकली रूल रिवर्स हो जाएगा। मैंने कहा ना, एक याद रखना, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जब मैं पढ़ रहा था, मैंने 4 रूल याद करने की कोशिश की थी, एग्जाम में एक भी नहीं याद रहा, और फिर दूसरी अटेम्प्ट देने गया मैं, तो मैं आपको उस दूसरी अटेम्प्ट से बचा रहा हूं। तो आपने एक ही आपने रूल याद रखना है, 4 ये मत करिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, भूलेंगे आप। अभी शायद ना भी भूलें, लेकिन पेपर में जब जाएंगे तब तक तो भूल ही जाएंगे, खंबे से टकराएंगे, सब गया। तो कोशिश करें उस खंबे से टकराना ना पड़े। तो ये अभी फिलहाल टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस आ रहे हैं या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस आ रहे हैं? जी, ये कहलाएगा DTD, दैट इज डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे वो क्या? टैक्स रेट। तो कितना टैक्स रेट, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 30% 30% और 30% और 30%। चले 10 का 30% लगाए जरा, टैक्स रेट 10 का 30% कितना आ रहा है? 3। वेरी गुड। और 20 का 6 और इसका 9 और इसका वेरी गुड। मेरा सवाल आप लोगों से, what is the deferred tax to be reported? What is the amount of deferred tax to be reported in P&L? What is the amount of deferred tax to be reported in P&L for the year 1? 3. What is the amount of deferred tax to be reported in P&L for the year 2? जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं, what is the amount of deferred tax to be reported in P&L for the year 2? 6. Very good. What is the deferred tax amount to be reported? What is the deferred tax? चुभया जी, बस आप बताएं, deferred tax amount to be reported in P&L for the year 2? 6. Good. What? मैंने कहा था ना करेंगे आप लोग ये भंड। मैंने कहा था ना ये भंड मारेंगे आप लोग। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए मुझे बोले हुए कि सर मैं कहूंगा अभी रात हो रही है, मिस देखिए तारे दिख रहे हैं आपको? अब दिखे तारे? तो उसके एक्सक्यूज मी सर, ये क्या है? ये है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस। प्लीज याद रखिएगा, ये डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर नहीं है। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर टू बी रिपोर्टेड इन P&L, तो सर वो 6 नहीं होगा, बल्कि कितना होगा? 3। कैसे सर? इसके लिए मुझे एक लायबिलिटी का लेजर, मुझे डेफर्ड टैक्स एसेट का लेजर बनाना पड़ेगा। किसका लेजर बनाना पड़ेगा? एसेट। क्या कह रहे हैं? सही तो लिखा है, क्या मसला है? बस तुम्हें खाली पॉइंट। अच्छा, डेफर्ड टैक्स एसेट का मुझे लेजर बनाना पड़ेगा। डेफर्ड टैक्स एसेट का, अच्छा डेफर्ड टैक्स एसेट का अगर मैं ईयर 1 का बनाऊं, ईयर 1 का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? ईयर 1 का ओपनिंग बैलेंस 0। ईयर 1 का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 3। तो ईयर 1 का डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर कितना होगा? 3। अब सुनिएगा, इधर देखिएगा प्लीज, एक्सक्यूज मी एवरीवन। ये 3 बैलेंसिंग फिगर कहां पर आ रही है? डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे? डेबिट साइड पे। सर अब ये कहलाएगा डेफर्ड टैक्स इनकम। क्या कहलाएगा ये? अब सुनना जरा गौर से। सर ये जब डेफर्ड टैक्स इनकम है तो उस ईयर 1 पे एंट्री क्या बन रही होगी? डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट। सही कह रहा हूं? डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट और डेफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट। क्या ये बात समझ में आ रही है? जी, यहां तक क्लियर है? तो पहले साल मेरे पास यहां पर डेफर्ड टैक्स इनकम रिकॉर्ड होगा, एंट्री क्या बनेगी? डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट और इनकम क्रेडिट। अच्छा, ईयर 2, जो ईयर 1 का क्लोजिंग है वो ईयर 2 का क्या हो जाएगा? ओपनिंग 3 हो गया। और ईयर 2 का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 6। तो अब मुझे बताएं डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर कितना आएगा? 3। डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर कितना आएगा? 3। अगेन बैलेंसिंग फिगर कहां पर आ रही है? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। अगेन ईयर 2 की भी एंट्री क्या बनेगी? डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट और डेफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट। कितने से? 3 से। क्या ये बात समझ में आ रही है?
अच्छा, ये जब डेफर टैक्स इनकम क्रेडिट हो रहा है तो उसका मतलब ये चार्ज हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। और ये मेरे एक्सपेंस को बढ़ाएगा या कम करेगा? कम करेगा। कैसे? अभी मैं बताता हूँ। पहले यहाँ तक इसको कर ले, फिर मैं बताता हूँ। यहाँ तक कर ले ज़रा इसको प्लीज़। अच्छा, आप सुनिएगा ज़रा। डेफर टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 का। आप सुनिएगा ज़रा। करंट टैक्स आप लोगों ने कैलकुलेट किया है। किस तरीके से करंट टैक्स कैलकुलेट किया इसका? सर, टैक्सेबल प्रॉफिट। और टैक्सेबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 200 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन है। इसका मतलब इसमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हो। ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आगे आएगा जिसमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्टेड होगा, तो वहां पे पहले अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना है, फिर टैक्स डेप्रिसिएशन को माइनस। लेकिन यहां पर अभी फिलहाल मुझे करने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्टली आपने टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस किया 30 का, तो 170 इज द टैक्सेबल प्रॉफिट। सही कह रहा हूं मैं? इस 170 के ऊपर आपने टैक्स रेट अप्लाई किया 30%, तो कितना आ रहा है करंट टैक्स फॉर द ईयर? 51। और चारों सालों का एक ही आ रहा है। चले, अब एक काम करते हैं, अब हम पीएनएल का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। एग्जामिनर की मेन रिक्वायरमेंट कि what amount of income tax to be reported in P&L? What amount of income tax to be reported in P&L? सर, ईयर 1 की अगर बात करूं तो एक आता है करंट टैक्स, एक आता है प्रायर टैक्स, और दूसरा आता है, मुझे बताओ ईयर 1 का करंट टैक्स कितना है? 51। ईयर 1 का डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर कितना है? 3। लेकिन ये प्लस होगा माइनस होगा? माइनस होगा। क्यों? सर, क्योंकि डेफर्ड टैक्स इनकम क्रिएट किया हमने। क्या क्रिएट किया हमने? इनकम। और इनकम का मतलब ये मेरे टैक्स एक्सपेंस को बढ़ाएगा नहीं, मेरे टैक्स एक्सपेंस को कम करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, वहां पर था डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। क्या आ रहा था वहां पे? और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आपके इनकम टैक्स को बढ़ा रहा था। यह है डेफर्ड टैक्स इनकम, ये आपके इनकम टैक्स को कम करेगा। इनकम क्रिएट किया है, तो इसका मतलब मैं यहां पर डेफर्ड टैक्स को प्लस नहीं बल्कि माइनस करूंगा। तो आप मुझे बताएं कि इनकम टैक्स टू बी रिपोर्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर 1 इज 48। क्या ये बात समझ में आ रही है? हेलो जी, यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसी तरीके से ईयर 2 का करंट टैक्स कितना है? ईयर 2 का करंट टैक्स कितना है? 51। और ईयर 2 का प्रायर टैक्स 0। ईयर 2 का डेफर्ड टैक्स इनकम, जी ईयर 2 का डेफर्ड टैक्स इनकम कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 3। ईयर 2 का डेफर्ड टैक्स इनकम फॉर द ईयर कितना आ रहा है? 3। अगेन प्लस करेंगे माइनस करेंगे? मेरे साथ साथ रहिएगा प्लीज। ये भी कितना हो जाएगा? 48। ईयर 3 का करंट टैक्स कितना आ रहा है? 51। प्रायर टैक्स 0। डेफर्ड टैक्स इनकम फॉर द ईयर 3 प्लस या माइनस? कितना? अब इधर सुनिएगा, ईयर 4 का करंट टैक्स 51 और प्रायर टैक्स 0 और डेफर्ड टैक्स इनकम फॉर द ईयर इज 9। माइनस होगा? प्लस होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्यों प्लस क्यों हो रहा है? लास्ट ईयर का डेफर्ड टैक्स इनकम हम प्लस क्यों कर रहे हैं? लास्ट ईयर का डेफर्ड टैक्स 9 क्यों प्लस कर रहे हैं? सर, क्योंकि इस दफा हमने चार्ज किया है। लास्ट ईयर की अकाउंटिंग एंट्री क्या बन रही है? सर, लास्ट ईयर की अकाउंटिंग एंट्री के अंदर डेफर्ड टैक्स एसेट जितना भी था सारा रिवर्स करना है, और जब सारा रिवर्स करना है तो लास्ट ईयर की एंट्री बन रही है डेफर्ड टैक्स इनकम डेबिट और डेफर्ड टैक्स एसेट क्रेडिट। क्या ये बात समझ में आ रही है? जी, यहां तक क्लियर है? तो इसीलिए हम लास्ट ईयर में इसको चार्ज करेंगे, तो हमारा इनकम टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2004 इज 60 मिलियन। क्या ये बात समझ में आ रही है? जी, यहां तक क्लियर है? क्या प्रॉब्लम बताएं? अच्छा, यहां तक उसको नोट करें। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9, शाबाश। स्टैंडर्ड हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एक दो छोटी मोटी और एडजस्टमेंट्स हमें देखनी है, बस अब प्रैक्टिस हमारे पास रह गई है। इसकी मैक्सिमम हमें प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने हैं। चले, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, कस्टर्ड। आए जरा कस्टर्ड खाते हैं। अहरार, कस्टर्ड कंपनी परचेज एन एसेट कॉस्टिंग $1,500 एट द एंड ऑफ 2008 द कैरिंग अमाउंट इज $1,000। कैरिंग अमाउंट किसको कहते हैं? वैल्यू ऑफ एसेट्स एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब सुनिएगा जरा, द क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स पर्पस, इट्स नॉट अ टैक्स बेस।
ये टैक्स बेस नहीं दे रहा, ये आपको क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन दे रहा फॉर टैक्स पर्पसेस कि इसका टैक्स पर्पस के मुताबिक टोटल डेप्रिसिएशन है 900 एंड द करंट टैक्स रेट इज 25%। अरे करना क्या, इतना क्यूट, इतना छोटा क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी फॉर द एसेट। सिर्फ मुझे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। सर कैसे होगा? देखो सिरातुल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ तुम्हें दो चीजें चाहिए। क्या दो चीजें चाहिए? कैरिंग अमाउंट और, यार ये याद रखना शॉर्टकट, कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन देखिए कि अब क्या करूं भाई, कुछ नहीं, डेफर्ड टैक्स मांगता है फौरन दो चीजें ढूंढना शुरू कर दो। क्या क्या? कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस। इसी तरीके से करंट टैक्स मांगता है तो क्या ढूंढना शुरू कर दो? टैक्सेबल प्रॉफिट। एक्सीलेंट। क्या ढूंढना शुरू कर दो? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर एग्जामिनर कहता है डेफर्ड टैक्स चाहिए मुझे, क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो इसका मतलब दो चीजें चाहिए तुम्हें। क्या क्या? कैरिंग अमाउंट और अगर एग्जामिनर कहता है करंट टैक्स कैलकुलेट करो तो दो चीजें चाहिए नहीं, सिर्फ एक। क्या? टैक्सेबल प्रॉफिट। क्या ये बात सुन मारी? अब मेरी एक और बात सुनना, अगर एग्जामिनर कहता है कैलकुलेट दी डेफर्ड टैक्स, क्या कैलकुलेट करो? और अगर एग्जामिनर तुम्हें TTD दे दे, क्या दे दे? क्या दे दे? तो क्या कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस ढूंढने की जरूरत है? नहीं सर, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस हम ढूंढते क्यों थे? हम ये ढूंढने के लिए निकले क्यों थे? ताकि हमें पता चले। क्या पता चले? TTD या DTD। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर एग्जामिनर होगा आगे होगा इंशाल्लाह, एग्जामिनर आपको देगा ये रहा TTD, आप ढूंढेंगे सर कैरिंग अमाउंट नहीं मिल रही, अचार डालेगा कैरिंग अमाउंट का, घर ले जाएगा उसको। सर जब आपको एग्जामिनर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस दे दे तो आप मुझे कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का काम नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है। खैर वो बात की बात है। अभी कोई कस्टर्ड खाते हैं हम। क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि डेफर्ड टैक्स, और डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे एसिड की कैरिंग अमाउंट चाहिए और दूसरा क्या चाहिए मुझे? टैक्स बेस। कैरिंग अमाउंट मुझे एग्जामिनर ने खुद दे दी है, कितनी है? 1000। टैक्स बेस एग्जामिनर ने नहीं दी। सर है ना 900? ओएस ये 900 टैक्स बेस नहीं है, ये क्या है? टैक्स डेप्रिसिएशन। क्या है ये? तो कॉस्ट दी हुई एसिड की कॉस्ट कितनी है? 1500। इसमें से माइनस करो टैक्स डेप्रिसिएशन, कितना है? तो बताओ कि टैक्स बेस कितनी आती है? 600। अब इधर सुनो, if the carrying amount is greater than tax base, if the carrying amount is greater than the tax base, difference is called TTD। और कितना आ रहा है TTD? 400। यार ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं है, ये क्या है? ये डिफरेंस आया है, ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। अभी हम इस पे वो लगाएंगे, वो क्या? लगाओ टैक्स रेट, कितना आ रहा है? 25%। कितना आ रहा है? सर ये 100 क्या है? ये है क्या? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या है ये? लेकिन फिर कहूंगा ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है ये? क्लोजिंग बैलेंस है, याद रखना क्लोजिंग बैलेंस है ये। तो सर क्या ये डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर नहीं होगा? देखना पड़ेगा लेजर बना के, एक छोटू सा लेजर बनाऊंगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का। क्या कोई ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है? जी क्या ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है? सर एक बात और याद रखिएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां पर आता है? कहां पर आता है? क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने डेबिट साइड पे पोस्ट करने की कोशिश की थी। और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 100। ड्यूरिंग द ईयर डेफर्ड टैक्स चार्ज कितने से हो रहा है? डेफर्ड टैक्स चार्ज कितने से हो रहा है? इसका मतलब है कि डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर भी 100 है और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी 100 है। क्या ये बात समझ में आ रही है? हेलो एक्सक्यूज मी, क्या ये बात समझ में आ रही है? चले क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से ट्राई करें, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरीके से खुद से ट्राई करें, शाबाश। थोड़ा सा दिमाग चलेगा, थोड़ा सा दिमाग चलेगा। डोंट ट्राई टू बी द बेगर्स ऑफ लाइन। अच्छा आप सुनिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 10 को मार्क कीजिएगा एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर एक डिटेल्ड क्वेश्चन है जिसमें करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स दोनों चीजों की टेस्टिंग की गई है, तो इसको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, रिवीजन के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। अब सुनिएगा जरा, सर मुझे करंट और डेफर्ड टैक्स दोनों कैलकुलेट करने हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, माइंडसेट अपना रेडी रखिएगा। करंट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? टैक्सेबल प्रॉफिट। वेरी गुड। करंट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? टैक्सेबल प्रॉफिट। और डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? मैं पहले करंट टैक्स कैलकुलेट करने जा रहा हूं। सर करंट टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर दैट आई नीड अ टैक्सेबल प्रॉफिट।
एग्जामिनर अगर मुझे टैक्सेबल प्रॉफिट दे दे तो क्या ही बात है, और 95% केसेस के अंदर वो आपको टैक्सेबल प्रॉफिट देता है। वो 5% केसेस जिसमें नहीं देता, जैसे यहां पर नहीं दिया, तो मुझे अपना टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा 3 सालों का, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। अच्छा, मुझे कोई प्रॉफिट की वैल्यू दी हुई है इसने? जी, प्रॉफिट की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है प्रॉफिट की वैल्यू? 1000। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? ये है क्या? ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्लीज होश हवास में काम करें। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब क्या है? ये नेट प्रॉफिट आपके पास ऑब्वियसली दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट का मतलब इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का माइनस हुआ है, एडजस्ट हुआ है। तो सर पहले वाले में, बेटा पहले वाले में लिखा हुआ था इंग्लिश में बाकायदा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। वहां पर हमने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को डिडक्ट नहीं किया था, यहां पे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्टेड है। तो पहला काम तो मुझे करना पड़ेगा, मुझे इसको टैक्सेबल प्रॉफिट बनाने के लिए कि जो भी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना पड़ेगा। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, एनुअल अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 200। तो 200 ऐड बैक करेंगे, 200 ऐड बैक करेंगे, 200 ऐड बैक करेंगे। फिर इसके बाद आपको दिया हुआ है टैक्स डेप्रिसिएशन। कौन सा डेप्रिसिएशन दिया हुआ है? सर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये टैक्स बेस है, ये टैक्स बेस नहीं है। ये क्या है? टैक्स डेप्रिसिएशन। तो ईयर 1 का टैक्स डेप्रिसिएशन कितना है? ईयर 1 का टैक्स डेप्रिसिएशन 240। फिर ईयर 2 का टैक्स डेप्रिसिएशन 210 और ईयर 3 का 150। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर नोट लिखना हो तो लिख लीजिएगा कि अगर एग्जामिनर कहता कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन है, क्या है ये, तो फिर मुझे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करने की जरूरत नहीं थी। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? तो मेरे पास अब आ जाएगा ये टैक्सेबल प्रॉफिट। पहले तो बताएं टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आ रहा है? टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आ रहा है? टैक्सेबल प्रॉफिट ईयर 1 का, सॉरी 960, 990, 1050। अच्छा, ये आ गया टैक्सेबल प्रॉफिट। अब इसके ऊपर लगाएंगे परसेंटेज। टैक्स रेट कितना परसेंट है? टैक्स रेट कितना परसेंट है? 30%। तो टैक्स रेट आपके पास लगेगा दैट इज 30%। कैलकुलेट करें जरा, पहले साल का करंट टैक्स कितना आ रहा है? सॉरी 288 और दूसरे साल का 297, थर्ड ईयर का 315। सर ये आ गया करंट टैक्स। प्लीज वर्किंग की स्ट्रेटेजी नोट करें, हेफाजत मत चले। कभी कहीं जा रहे हैं, कभी सर करंट टैक्स को पूरा कैलकुलेट कर लिया, इसको होल्ड करें। अब हम जा रहे हैं दूसरी वर्किंग के ऊपर, वहां पे क्या कैलकुलेट करेंगे हम? डेफर्ड टैक्स। आए जरा डेफर्ड टैक्स। और मैंने क्या कहा था? डेफर्ड टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस। मुझे चाहिए कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस 3 सालों का, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। चले आए जरा, कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर 1 कितना होगा? 600। सर 600 नहीं होगा। क्यों 600 क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि ईयर 1 के एंड पर हमने डेफिनेटली डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 200 है। तो ईयर 1 के एंड पे इसकी कैरिंग अमाउंट 400, ईयर 2 के एंड पे 200 और ईयर 3 के एंड पे 0। अच्छा, टैक्स बेस। टैक्स बेस पहले साल का टैक्स बेस होगा 240, है ना? नहीं सर, ये जो 240 दिया हुआ है ये टैक्स डेप्रिसिएशन है। क्या है ये? सर मुझे टैक्स बेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे टैक्स बेस निकालने के लिए एसेट की कॉस्ट 600, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा? 240। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर ये 240 टैक्स डेप्रिसिएशन है। तो टैक्स बेस निकालने के लिए 600 माइनस 240 कितना आ रहा है? 360। अच्छा, ईयर 2 का टैक्स बेस अगर निकालना है तो अगेन क्या करूंगा? 600 माइनस 210। नहीं सर, 600 माइनस 240 माइनस 210। या फिर मैं डायरेक्टली ये भी कर सकता हूं, तो 360 में से माइनस कर दूं 210, कितना आ रहा है? 150। और लास्ट ईयर का 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है? अच्छा, फिर इसके बाद 400 कैरिंग अमाउंट है, टैक्स बेस 360। डिफरेंस बिटवीन द टैक्स बेस एंड द कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का जो डिफरेंस है, कितना आ रहा है डिफरेंस? पहले डिफरेंस बताए कितना आ रहा है? जी ये 40 आ रहा है, 140 नहीं होता ये आप समझने में क्या कह रहा हूं? तो ये 40, 400 में से 360 माइनस करते हैं तो कितना आता है? 40। वेरी गुड, ये 40 आपके पास यहां पर आ गया। अच्छा, इसी तरीके से यहां पर डिफरेंस बताएं कितना आ रहा है? ये वाला बता के दिखाएं। वेरी गुड।
अच्छा ये क्या है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी? नहीं सर, ये क्या है? या तो ये टीटीडी होगा या फिर ये डीडी। मुझे बताएं, कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, ऐसा ही हो रहा है? इफ कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस देन डिफरेंस इज टीटीडी। यहां पर भी ये सिचुएशन है और यहां पर आपके जीरो आ गया। अब मैं स्टेप या जो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है इसके ऊपर लगाऊंगा टैक्स रेट। कितना टैक्स रेट कितना है? 30% टैक्स रेट हमारे पास दे रहा है। 30% टैक्स रेट हमारे पास है। 40 का 30% लगाएं, कितना आ रहा है? 12। 50 का 30% लगाएं, कितना आ रहा है? 15। 0 का 30% लगाएं। सर ये क्या है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंसेस। क्या ये बात समझ में आ रही है जी? यहां तक क्लियर है? अच्छा अब एक चीज इधर प्लीज होल्ड ऑन, कोई कॉपी ना करे, एक्सक्यूज मी, इधर प्लीज कंसंट्रेशन फॉर व्हाइल, गौर से सुनिएगा। अब मैं पीएनएल का एक्सट्रैक्ट बनाने जा रहा हूं। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 3 तरह के टैक्सेस होते हैं। कौन कौन से? करंट टैक्स। नंबर 2, नंबर 3, करंट टैक्स फॉर द ईयर 1 इज 288, ईयर 2 इज, और ईयर 3 इज 315। प्रायर टैक्स फॉर द ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 0। अब सुनिएगा इधर जरा, मुझे चाहिए डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर 1, डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर 1। मुझे बताओ डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर 1 कितना है? 12। सर हालांकि ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्या है ये? लेकिन सर इससे पहले कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो इसीलिए डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर इज 12। डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर 2 इज कितना आएगा? सर 15 नहीं आएगा उमर, 15 नहीं आएगा। क्यों सर? क्योंकि ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस है? ये क्लोजिंग। उमर मैं ये नहीं कह रहा तूने 15 लिखा था, लेकिन मैं तुझे समझा रहा हूं गलती नहीं करना आगे, आज कर ली, लेकिन ये 15 इज द क्लोजिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस है ये? क्लोजिंग। प्लीज डिफरेंस निकाले, मैंने कहा था ये भंड मारोगे और अक्सर स्टूडेंट यही कर रहे हैं, उठा उठा के 15 उठा फेंक रहे हैं यार। क्यों? मतलब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है। इसका आसान तरीका यह है कि टेक सम टाइम और 3 सेकंड निकालो, खुदकुशी कर ले, लेजर बना ले। सर ओपनिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? 12। क्लोजिंग कितना आ रहा है? क्लोजिंग कितना आ रहा है? 15। क्यों अपने दिमाग में नहीं कर रहे? आपका दिमाग 0 मीटर है। पन्नी पैक मत उतारे, पन्नी ये बिकेगा नहीं वरना फिर उसको रहने दे। आप लेजर से पूछे, लेजर तू बता मैं क्या करूं? लेजर बोल रहा है इंसान दिखता नहीं है, 3 आ रहा है बीच में। सर इसका मतलब ये है कि डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर इज 3। क्या ही बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब 3 यहां पे पुट करूंगा। अब एक और फनकार भी था हमारे पास, हाँ हुनैन साहब, आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं बता रहा हूं लोगों को कि आप गलती। सर इसको माइनस कर रहा है, क्या कर रहा है इसको? सर क्या ये माइनस होगा? सर ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस है। क्या है ये? और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आपके इनकम टैक्स के एक्सपेंस को बढ़ा रहा है, तो इसको माइनस नहीं करना है, इसको क्या करना है आपने? प्लस ही में रहने देना है। अच्छा अब लास्ट ईयर का देखें जरा, लास्ट ईयर का देखें जरा। सर लास्ट ईयर का यानी कि ओपनिंग बैलेंस वाज 15, सही कह रहा हूं, और क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 0। अब मुझे बताओ कि मेरे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का अगर लेजर बना रहा हूं तो डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर है, क्रेडिट साइड पे? डेबिट साइड पे कितने से आ रही है? सर ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का लेजर डेबिट हो रहा है, लेकिन डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्या हो रहा होगा? क्रेडिट हो रहा होगा। और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस जब क्रेडिट हो रहा है तो उसका मतलब यहां पे प्लस 15 नहीं होगा, बल्कि क्या ये बात समझ में आ रही है जी? यहां तक क्लियर है? तो मुझे बताएं जरा कितना आ रहा है टोटल इनकम टैक्स फॉर द ईयर 1 300, टोटल इनकम टैक्स फॉर द ईयर 2 एंड टोटल इनकम टैक्स फॉर द ईयर 3। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये है वो इनकम टैक्स जो पीएनएल में रिपोर्ट होगा जी। यहां तक क्लियर है? अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं बैलेंस शीट के बारे में, सुनिएगा जरा। What amount of deferred tax liability to be reported at the end of the year 1? Very good. What amount of deferred tax liability to be reported at the end of the year 2? 15. Very good. क्या ये बात समझ में आ रही है इसके अंदर? And what amount of deferred tax liability to be reported at the end of the year 3? क्या ये बात समझ में आ रही है जी? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा एक और चीज अपने पास याद रखिएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को नॉर्मली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कंसिडर किया जाता है। क्या कहा मैंने? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को नॉर्मली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये तो अभी क्वेश्चन छोटा सा था ना, और आपको डिफरेंसेस बता दिए कि 3 साल के डिफरेंसेस है। क्वेश्चंस के अंदर नॉर्मली डिफरेंस बताया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कितने सालों का डिफरेंस है।
तो इसीलिए नॉर्मली हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को नॉन करंट लायबिलिटी कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? क्या कंसिडर करते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी। यानी कि अगर मैं ईयर 1 के एंड पे कह रहा हूं कि मेरी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 12 मिलियन है, तो कौन सी लायबिलिटी है ये? कौन सी लायबिलिटी है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, क्योंकि मुझे 1 साल के बाद इसकी सेटलमेंट कब होगी मुझे नहीं पता। ये तो अभी क्वेश्चन छोटा सा था, कंप्लीट क्वेश्चन था। अदरवाइज आपके पास एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा, ये जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर लिमिटेड डाटा होगा। जैसे अभी हमने कस्टर्ड वाला किया, कस्टर्ड वाले के अंदर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही थी? 100। अब आपको नहीं पता कि ये कब रिवर्स होगी, तो इसीलिए हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को नॉर्मली कौन सी लायबिलिटी कंसिडर करते हैं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्या ये बात समझ में आ रही है? चले क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से करना जरा, शाबाश। अब ध्यान से कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 11 गौर से सुनिएगा। कोई तो स्टूडेंट्स माशाल्लाह बहुत शार्प हैं, वो डायरेक्ट ईयर 2 का निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ईयर 2 के बाद वो कह रहे हैं कि हम डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। ट्राई भी किया कुछ लोगों ने। अली आपने, मैं नहीं कह रहा कि आपने ट्राई करने की कोशिश की, वैस कि आप जब तक ईयर 1 का नहीं निकालेंगे ईयर 2 का आपको डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर पता नहीं चल सकता। हाँ, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस तो पता चल जाएगा, लेकिन आपको डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर पता नहीं चलेगा। सर आपको थोड़ा सा ख्वारी करनी पड़ेगी। आपको 2 सालों का 20x1 और 20x2 दोनों सालों का आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? टैक्स बेस। कैरिंग अमाउंट एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। क्या मुझे क्वेश्चन के अंदर स्क्रैप वैल्यू दी हुई है? अच्छा, अब एक बंदा ये कह रहा है कि स्क्रैप वैल्यू माइनस मत करो। स्क्रैप वैल्यू क्यों माइनस नहीं करूं? क्या अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं होती? होती है। तो इसका मतलब यह है कि मुझे प्रॉपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 मिलियन माइनस स्क्रैप वैल्यू इज 1 लाख डिवाइडेड बाय लाइफ इज 10 इयर्स। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? सर कैरिंग अमाउंट कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी? 9,10,000। सही कह रहा हूं? और फिर इसके बाद 90,000 और माइनस कर दे, कितना हो जाएगा? 820,000। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए इसके बाद टैक्स बेस। टैक्स बेस में कौन सा मेथड यूज कर रहा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यानी कि कॉस्ट 1 मिलियन का कितना परसेंट डेप्रिसिएशन रेट इज? 20%। तो 1 मिलियन का 20% निकाले, कितना आ रहा है? 2 लाख, यानी कि 8 लाख। ऐसा ही है। और इसी 8 लाख के ऊपर 20% माइनस करके बताएं कितना आ रहा है? 640। ये आपके पास यहां पर आ गया। दैट इज द टैक्स बेस दोनों सालों का। अब मुझे डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट, हाँ सही कर रहा था। क्या इसका गलत कर, तो मुझे क्या पता। अच्छा, तो ये आपके पास कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस कितना आ रहा है? 110। ये आपके पास क्या है? डेफर्ड टैक्स है ये? नहीं, ये क्या है आपके पास? TTD। कैसे पता चला? कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस। इसी तरीके से अगेन कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस। कितना डिफरेंस आ रहा है? 1,80,000। अब मुझे इनके ऊपर लगानी है परसेंटेज। कितना परसेंट है? टैक्स रेट कितना है मेरे पास? 30%। और ईयर 2 के अंदर भी टैक्स रेट कितना है? 30%। कितना आ रहा है आपके पास? 33,000। ये क्या है? ये है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस। ये कितना आ रहा है? 54,000। ये भी क्या है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो रिक्वायरमेंट देखो क्या है। वो कह रहा है कि आपने टैक्स चार्ज बताना है, टैक्स क्रेडिट, डेफर्ड टैक्स चार्ज या डेफर्ड टैक्स क्रेडिट फॉर द ईयर 2। ईयर 1 का नहीं बल्कि ईयर 2 का। अगर आपने यहां पर डायरेक्टली ईयर 2 का ये कैलकुलेट किया होता तो ये 54,000 तक तो आप पहुंच जाते, और पहुंच भी गए। लेकिन ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है ये? सर मुझे अगर डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर चाहिए तो उसके लिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस का होना जरूरी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता। अब मैंने देखा कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 33 ईयर 2 के लिए, और ईयर 2 का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 54। तो बताएं डेफर्ड टैक्स चार्ज फॉर द ईयर कितना होगा? 21,000 इज द डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर। क्या ये बात समझ में आ रही है जी? यहां तक क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 1, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 1, जी आपसे पूछ रहा हूं, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 1 कितना होगा?
सर फाड़ दूंगा तेरे को। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 1 33,000, सही बताया बराबर वाले ने। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 1 इज 33,000। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 1 इज 33,000। लेकिन डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 2, अबे तुमसे पूछ रहा हूं, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 2 कितना होगा? तो क्या डॉक्टर है, हार्ट बीट चेक कर रहा है, ईसीजी लगा के बैठा हुआ है तू? Deferred tax expense for the year 2 21,000. Deferred tax expense for the year 2 is 21,000. Deferred tax liability, हेलो भाईजान, deferred tax जी आप, deferred tax liability का closing balance at the end of the year 1, deferred tax liability का closing balance at the end of the year 2 34 54,000। यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर जी? यहाँ तक क्लियर है? चले अब आए जरा क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 ये आईकैप का पास्ट पेपर है, इसके ऊपर मार्क कर लें। आईकैप का पास्ट पेपर है, एसीसीए में अब तक इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन एक फीलिंग है कि इस तरीके का एक छोटा सा क्वेश्चन दे सकता है। मतलब ये कैलकुलेशन नहीं है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, इसमें आपके पास सिर्फ एक असेसमेंट आपने देनी है। क्या है वही भी मैं डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 आईकैप का एक पास्ट पेपर है, इस तरीके का आपके पास एक आधा एमसीक्यू एग्जामिनर टेस्ट कर सकता है। तो लेट्स प्रिपेयर फॉर दिस वन। एक मरतबा देखा हुआ होगा तो वहां पे करने में आसानी होगी। अगर इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ गया ना तो हाथ पैर फूल जाएंगे आपके। आया जरा देखते हैं, क्या है आसान, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन रखिएगा। पढ़े जरा, पढ़े जी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जी पढ़ेगा जरा मिस। क्वेश्चन नंबर 12, State the tax base of each of the following assets and any temporary difference arising. हाँ सर, यहां पर आपने बताना क्या है, स्टेट दी टैक्स बेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स। यहाँ पे मंदरजा झेल कितने एसेट्स दिए हुए? 4। कितने एसेट्स दिए हुए? फॉलोइंग एसेट्स का मतलब क्या होता है? मंदरजा झेल। मंदरजा झेल 4 एसेट्स दिए हुए जिसकी आपने टैक्स बेस बतानी है। क्या बतानी है? और डिफरेंस बताना है इफ एनी। अगर कोई डिफरेंस है तो आप वो बता दीजिएगा कि कोई टेम्परेरी डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। सर पहली बात तो ये ऑप्शंस नहीं है, ये एमसीक्यू नहीं है। एक बच्चा है वो एमसीक्यू ABCD टिक कर रहा था, करेक्ट आंसर कौन सा है? मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने ऐसा कुछ किया है सर, ये एमसीक्यू नहीं है, करेक्ट आंसर मार्क नहीं कर रहा, कह रहा बी करेक्ट आंसर है। अबे नशाई, ये 4 अलग अलग केसेस हैं, आपने हर केस के अंदर बताना है कि टैक्स बेस कितना है। स्टेटमेंट नंबर 1, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा। हमें यहां पर करना क्या है, हमें इसकी टैक्स बेस बतानी है और डिफरेंस बताना है। डिफरेंस या तो टीटीडी होगा या फिर उसके लिए मुझे कैरिंग अमाउंट भी चाहिए, उसके लिए मुझे कैरिंग अमाउंट भी चाहिए। तो आए जरा हम यहां पर एक एक करके केस लिखते हैं और उसकी कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस और इफ देयर इज एनी डिफरेंस तो वो हम यहां पर जो है वो लिख देंगे। चलिए मिस पढ़ेगा जरा पहला केस। एक मशीन, उसकी कॉस्ट कितनी है? $10,000 हो गया, गुड हो गया। आगे चलें। एक्सीलेंट। कैरिंग अमाउंट मुझे डायरेक्टली दे दी, कितनी दे दी कैरिंग अमाउंट? 8,000। वेरी गुड हो गया, वेरी गुड हो गया। आगे Tax purposes depreciation of 3,000 that's already been deducted in the current and prior periods and the remaining cost will be deductible in the future. जबरदस्त। अच्छा पहले मुझे बताएं कि इस एसेट, मशीन नाम है इसका, इसके वालिदैन ने क्या नाम रखा है? मशीन। इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है? 8,000। अब मुझे चाहिए इसकी टैक्स बेस। टैक्स के मुताबिक इन्होंने कहा है कि इसका एक्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन कितना है? 3,000 और एसेट की कॉस्ट कितनी है? 10,000। तो 10,000 माइनस 3,000 तो टैक्स बेस कितना आ रहा है? सही कह रहा हूं मैं ये? यहां तक क्लियर है इसके अंदर? ऐसा ही है। अच्छा कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस। पहली तो बात, क्या कोई डिफरेंस आ रहा है? यस सर। और ये जो डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है? 1,000 का। क्या ये टी है या डी है? वेरी गुड। क्या ये बात समझ आ रही है? इस तरह का एग्जामिनर आपको एक आधा केस दे देगा, बात समझ रहे हैं, कि आपको एसेट की डिटेल दे देगा और ये कहेगा कि ये बताएं, सिर्फ डिफरेंस आइडेंटिफाई करके बताएं कि वेदर इट्स अ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। क्या ये बात समझ में आ रही है? साउथ गुड जी। मैं सेकंड केस पढ़ेगा जरा बी। Interest receivables has एक मिनट,
क्या नाम है एसेट का, क्या नाम है, पहले लिखने थे मुझे, इंटरेस्ट रिसीवेबल, सूद मिलने वाला है जहन्नुम की आंख के साथ, हाँ इंटरेस्ट रिसीवेबल। जी मिस पढ़ेगा जरा इंटरेस्ट रिसीवेबल के बारे में क्या है। As a carrying amount of एक मिनट, सॉरी, कैरिंग अमाउंट कितनी दी हुई है, बोले ना 1000। कैरिंग अमाउंट कितनी दी हुई है आपके पास, 1000 आपके पास यहाँ पर दी हुई है। अच्छा आगे चलिएगा फिर, the related interest revenue will be taxed on cash basis. अब एक चीज सुनिएगा जरा, इंटरेस्ट रिसीवेबल 1000 है, इस इंटरेस्ट रिसीवेबल के एसेट को टैक्स डिपार्टमेंट वाला नहीं मानता। गौर से सुनिएगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल एक एसेट है मेरा, जबकि इस इंटरेस्ट रिसीवेबल को टैक्स डिपार्टमेंट वाला नहीं मानता। और जब टैक्स डिपार्टमेंट वाला नहीं मानता तो बताओ एज पर टैक्स लॉस, एज पर टैक्स लॉस इस इंटरेस्ट रिसीवेबल की टैक्स बेस क्या है, 0। बात समझ आ रही है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। इंटरेस्ट रिसीवेबल की कैरिंग अमाउंट इज 1000, जबकि टैक्स वाला इस इंटरेस्ट रिसीवेबल की अमाउंट को नहीं मानता। ये कह रहा है कि मैं इस इंटरेस्ट इनकम को कब कंसिडर करूंगा, व्हेन द अमाउंट ऑफ कैश इज रिसीव्ड। मैं अगर पूछूं कि ए टैक्स वाले मेरा इंटरेस्ट रिसीवेबल 1000 का है, 1000 है, मेरा इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है, 1000, ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ पे इस इंटरेस्ट रिसीवेबल की क्या औकात है। कह रहा है मैं इस इंटरेस्ट रिसीवेबल को नहीं मानता। और जब नहीं मान रहा तो एज पर टैक्स लॉस, क्या कहा मैंने, एज पर टैक्स लॉस इंटरेस्ट रिसीवेबल की वैल्यू क्या होगी, 0। क्या ये बात समझ में आ रही है, हेलो, जिंदा है। अच्छा तो मुझे बताएं टैक्स बेस कितना होगा, इसका मतलब कोई भी डिफरेंस यहाँ पर अराइज हो रहा है, नशाही हो, 1000 में से 0 माइनस करो कितना आएगा। कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस इज TTD। तो अगेन मेरे पास दूसरा भी आ रहा है यहाँ पर, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। क्या ये बात समझ में आ रही है जी, यहाँ तक क्लियर है। थर्ड स्टेटमेंट, साउथ पढ़ना जरा, थर्ड स्टेटमेंट। जब मैं स्कूल में था ना तो मेरी मिस क्या करती थी, मुझे मॉनिटर बनाती थी। क्या बनाती थी, मॉनिटर होता है ना, यानी कि जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव कह लें, इसको आजकल CR कहते हैं, यू नो, उस वक्त क्या कहते हैं। अब सुन मेरी मिस की स्ट्रेटेजी क्या थी, वो क्या करती थी, वो अब मैं खुश होता था जब भी क्लास में जाऊँ मॉनिटर, जुनैद मॉनिटर बनेगा। क्यों, वो उसकी स्ट्रेटेजी ये तो उन्होंने आखिर में क्या बताया था मिस ने, कि जब कोई बहुत शरारती बच्चा हो, कोई बहुत खतरनाक बच्चा हो ना, आप उसको मॉनिटर बना दें। आप उसको क्लास कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन, वही सबको चुप करा रहा होगा। मतलब बदमाश को जब आप मॉनिटर बना देंगे तो बदमाशी तो खत्म हो गई। अब मैं चौड़ा घूम रहा हूँ, तेरा नाम दे दूंगा, खत्म। अब जो बदमाश था उसी को पुलिस वाला बना दे, खत्म हो गई कहानी आपकी सारी। तो यही है इसके अंदर। अब आप पढ़ें थर्ड, ताकि क्लास के अंदर जो है ना वो छू वो घुसर फुसर ना हो। अब आप समझ रहे तुझे क्यों पढ़वा रहा हूँ, इसलिए नहीं तेरी रीडिंग अच्छी है जी। एक मिनट, कौन सा एसेट है, कौन सा एसेट है, हाँ ट्रेड रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, सही है जी। फिर से पढ़ना, ट्रेड रिसीवेबल्स, एक मिनट, कैरिंग अमाउंट कितनी है 1000, अकाउंट रिसीवेबल्स की कैरिंग अमाउंट कितनी है 1000। क्या कह रही है मिस जी, आगे, सॉरी जी, हाँ इसके बाद आगे फिर से पढ़ यार, अब आइंदा बातें नहीं करेगा तू बेटा इसके अंदर पर। हाँ नहीं, अब सुनिएगा सर प्लीज। ट्रेड रिसीवेबल्स की कैरिंग अमाउंट इज 10,000। क्या कह रहा है, द रिलेटेड रेवेन्यू हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल प्रॉफिट। क्या मतलब, सर मैंने रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट रेवेन्यू रिकॉर्ड की थी, रिसीवेबल कितना आ रहा है 10,000। कह रहे रिलेटेड रेवेन्यू इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दी टैक्सेबल प्रॉफिट। क्या मतलब, टैक्स वाला इस रिसीवेबल को मानता है। सही कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि मेरा अकाउंट रिसीवेबल 10,000 है, टैक्स वाला कह रहा है हाँ तेरा अकाउंट रिसीवेबल, टैक्स आपके अकाउंट रिसीवेबल कितना है 10,000 है। याद रखना, कोई ऐसा एसेट जो टैक्स वाला एक्सेप्ट कर ले, क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो उसका मतलब मुझे बताओ टैक्स के मुताबिक इसकी वैल्यू कितनी होगी 10,000। एक्सीलेंट। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये याद रखिएगा, दो बातें याद रखिएगा, सुनिए। एक एसेट है, उसकी कैरिंग अमाउंट है, और अगर टैक्स वाला उसको ना माने तो उसकी टैक्स बेस 0 है। एक एसेट है, उसकी कैरिंग अमाउंट है, और अगर टैक्स वाला उसको मान ले तो उसकी टैक्स बेस भी उतनी ही होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो अब मुझे बताएं कि डिफरेंस कितना आ रहा है,
0. सर देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो टेम्पररी डिफरेंस. देखो टेम्पररी दूरी याद करो क्या थी कि एक मान रहा है लेकिन दूसरा नहीं मान रहा. दूरी इसी को कहते हैं ना, डिफरेंस तो इसी को कहते हैं सऊद, कि एक तो मान रहा है, एक तो मैसेजेस कर रहा है लेकिन दूसरा सामने से रिप्लाई नहीं कर रहा. लेकिन अगर ये मान रहा है, ये मैसेज कर रहा है, सामने से रिप्लाई भी आ रहा है, इसका मतलब कोई दूरी नहीं है. क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर? तो जब अकाउंट रिसीवेबल है 10,000 और टैक्स वाला क्या कह रहा है कि मैं भी इसको कंसिडर कर रहा हूं, तो उसका मतलब टैक्स बेस इज 10,000, तो डिफरेंस इज 0. लास्ट पढ़ते हैं जरा, लास्ट पढ़ते हैं जी, पढ़ेगा जरा असीब लास्ट वाला. एक मिनट, क्या है, कौन सा एसेट है, कौन सा एसेट है? लोन रिसीवेबल. लिखने देना यार, लोन रिसीवेबल. चल आगे पढ़ फिर. रुक, कैरिंग अमाउंट कितनी है? 1 मिलियन. आगे चल. क्या मतलब आगे? हाँ, क्या मतलब? कह रहा है कि आज जो आपको लोन रिसीवेबल है, लोन क्या है? रिसीवेबल, यानी कि लोन रिसीव करना है, ये एसेट है. टैक्स वाला क्या कंसिडर कर रहा है? कह रहा है कि विच मीन्स टैक्स डिपार्टमेंट इज कंसिडर्ड दिस एज एन इनफ्लो, यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट ने इस लोन रिसीवेबल के अमाउंट को कंसिडर कर लिया है. हालांकि याद करेगा, हमने डिसाइड किया था कि टैक्स वाला नॉर्मली कैश बेस्ड अकाउंटिंग को फॉलो करता है. किसको फॉलो करता है? नॉर्मली. क्या कहा था मैंने? सर कुछ लेजिस्लेशन के अंदर चेंजेस भी हो सकती हैं. अगर इस तरह के कुछ मामला है, जैसे यहां पर दिया हुआ है, कह रहा है तो लोन रिसीवेबल, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट हैज कंसीडर्ड दैट अमाउंट, उसने कंसीडर कर लिया है, तो एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड लोन रिसीवेबल कितना है? 1 मिलियन. और एज पर टैक्स रिकॉर्ड लोन रिसीवेबल कितना है? 1 मिलियन. तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 0. प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कॉपी करें और उसको प्लीज अच्छे तरीके से याद रखिएगा. एज सिंपल एज दैट. अगर मैं समराइज करूं, कोई भी एक ऐसा एसेट जो कैरिंग अमाउंट जिसकी गिवन है, अगर टैक्स वाला उसको एक्सेप्ट कर ले तो उसका टैक्स बेस भी कंसिडर किया जाएगा, डिफरेंस वुड बी 0. लेकिन कोई एक ऐसा एसेट जिसको टैक्स वाला एक्सेप्ट ना करे तो उसका टैक्स बेस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और डिफरेंस अराइज होगा. यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अब अपने पास हेडिंग डालेगा डेफर्ड टैक्स ऑन रीवैल्यूएशन. डेफर्ड टैक्स ऑन रीवैल्यूएशन. 2 एडजस्टमेंट हमारे पास रह गई, फिर आपके पास बल्कि 3 एडजस्टमेंट रह गई, फिर ये स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएगा. छोटी छोटी 3 एडजस्टमेंट है, जिसमें एक है डेफर्ड टैक्स ऑन रीवैल्यूएशन. डेफर्ड टैक्स ऑन रीवैल्यूएशन. डेफर्ड टैक्स ऑन रीवैल्यूएशन. डेफर्ड टैक्स ऑन रीवैल्यूएशन. अच्छा, पहले तो मुझे बताएं गेन ऑन रीवैल्यूएशन, इसकी एंट्री क्या बनती है? गेन ऑन रीवैल्यूएशन की एंट्री क्या बनती है? पीपी डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, यही एंट्री बनती है. सर इस पीपी डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस गेन ऑन रीवैल्यूएशन को हम पीएनएल का पार्ट नहीं बनाते. सही कह रहा हूं मैं? पीएनएल का पार्ट नहीं, हम उसको ओसीआई का पार्ट बनाते. किसका पार्ट बनाते हैं? क्यों? अनरियलाइज्ड गेन है. अनरियलाइज्ड गेन है. हम उसका जो गेन है वो पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करते, हम इससे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज नहीं करते, हम उसको एज अ रेवेन्यू ट्रीट नहीं करते, हम उसको एज अ गेन ट्रीट नहीं करते. क्यों? ये अनरियलाइज्ड गेन है. यहां तक क्लियर है इसके अंदर? मुझे एक बात बताएं, नॉर्मली मेरे पास डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की एंट्री क्या बनती है? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की एंट्री क्या बनती है? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट. ऐसा ही है नॉर्मली एंट्री, यही बनती है, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट. IAS 12 ये कहता है कि रीवैल्यूएशन की वजह से जो टेम्पररी डिफरेंस आएगा, कौन सा डिफरेंस आएगा? क्या रीवैल्यूएशन की वजह से टेम्पररी डिफरेंस आएगा? बिल्कुल आएगा. हम गेन ऑन रीवैल्यूएशन को रिकॉर्ड करते हैं, एसेट की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं. टैक्स वाला एसेट की वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर रहा. जब नहीं कर रहा तो उसका मतलब क्या मेरी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस में डिफरेंस आ रहा है? यस सर आ रहा है. दिस डिफरेंस विल क्रिएट अ डेफर्ड टैक्स. यस, क्योंकि टेम्पररी डिफरेंस है. कौन सा डिफरेंस है ये? क्यों टेम्पररी है? टैक्स वाला कहता है कि मैं इसका गेन अलाउ करूंगा कब? व्हेन द एसेट इज डिस्पोज ऑफ. अब वो 4 साल में करो या 10 साल में करो, जब भी करोगे मैं इसका गेन अलाउ कर दूंगा. तो डिफरेंस टेम्पररी है. कौन सा है? अब IAS 12 भी कहता है कि एनी डेफर्ड टैक्स दैट अराइजेस ऑन या बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस, any deferred tax that arises because of the
रीवैल्यूएशन सरप्लस। रीवैल्यूएशन सरप्लस की, गेन ऑन रीवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से अगर अराइज होगा तो उसका इंपैक्ट पीएनएल पे नहीं जाएगा, उसका इंपैक्ट पीएनएल पे नहीं जाएगा, उसका इंपैक्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस पे जाएगा। क्या मतलब? उस सिचुएशन के अंदर एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। आई रिपीट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। अब तक हम डेफर्ड टैक्स जब कैलकुलेट करते थे तो क्या करते थे हम? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। लेकिन IAS 12 ये कहता है कि अगर डेफर्ड टैक्स अराइज हो रहा है, डेफर्ड टैक्स अराइज हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द गेन ऑन रीवैल्यूएशन। इस रीवैल्यूएशन की वजह से, अगर गेन ऑन रीवैल्यूएशन की वजह से डेफर्ड टैक्स आ रहा है तो इसका इंपैक्ट पीएनएल पे चार्ज नहीं होगा, इसका इंपैक्ट कहां पे ट्रांसफर करेंगे हम? रीवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर। क्या मतलब? दिस विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस। लॉजिक क्या है? IAS 12 ये कहता है कि मुझे एक बात बता, जब ये तूने एसेट रीवैल्यू किया था, क्या तूने पीएनएल को कोई फायदा पहुंचाया? नहीं। क्या तूने पीएनएल के अंदर इनकम को रिकॉर्ड करवाया? नहीं। क्या तूने प्रॉफिट को इंक्रीज करवाया? नहीं। तो जब इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स लग रहा है तो पीएनएल के ऊपर पेनल्टी क्यों लगा रहा है? जब मजा नहीं दिया, जब फायदा नहीं दिया तो अब नुकसान क्यों दे रहा है? लॉजिक है ना यार। आपने बेनिफिट दिया नहीं और डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने की बारी आई तो बोलो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। चल। याद रखिएगा, अगर रीवैल्यूएशन आपके पास है तो रीवैल्यूएशन आपके पीएनएल को कोई बेनिफिट नहीं देता। जब पीएनएल को बेनिफिट नहीं दे रहा तो डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड करते वक्त मैं पीएनएल को चार्ज भी नहीं करूंगा। मैं किसको डेबिट करूंगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस को। तो याद रखिएगा, गेन ऑन रीवैल्यूएशन पे जब भी डेफर्ड टैक्स लगेगा, अभी कैसे लगेगा, क्या होगा देखेंगे हम। बस रूल आपने पहले याद रखना है कि डेफर्ड टैक्स दैट अराइजेस ऑन द गेन ऑन रीवैल्यूएशन विल नॉट बी चार्ज टू पीएनएल। हम पीएनएल में चार्ज नहीं करेंगे। कहां पे डेबिट करेंगे, किसको चार्ज करेंगे? विल बी चार्ज टू रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको यहां तक नोट कर लें और ये एंट्री अपने पास नोट कर लें कि एनी डेफर्ड टैक्स दैट अराइजेस ऑन द रीवैल्यूएशन सरप्लस या बिकॉज ऑफ द रीवैल्यूएशन सरप्लस विल नॉट बी चार्ज टू पीएनएल। will not be charged to PNL। हम deferred tax expense debit नहीं करेंगे, although करेंगे क्या? will be charged to revaluation surplus। any deferred tax asset, any deferred tax that arises because of revaluation, any deferred tax that arises because of revaluation will not be charged to PNL, will not be charged to PNL। ये एंट्री बना के काट दीजिएगा ताकि याद रहे। will not be charged to PNL का मतलब क्या है कि deferred tax expense debit नहीं होगा। will not be charged to PNL, although करेंगे क्या? it will be charged to revaluation surplus। हम revaluation surplus को चार्ज करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। फाइनल अकाउंट के अंदर ये एडजस्टमेंट पूछता है, फाइनल अकाउंट के अंदर ये एडजस्टमेंट पूछता है। इसकी प्रैक्टिस अभी हम करेंगे कि किस तरीके से पूछेगा, उसको क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। चलिए आए जरा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ गए सब? यहां तक नोट कर लिए सबने? क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 13। फर्स्ट जनवरी 2007 पे हमने लैंड परचेज किए फॉर कितने की? गुड हो गया, आगे चलें। एक मिनट, कितने साल बाद? 2 साल बाद, 2007 और 2008। जी आगे क्या हुआ है? 2008 के एंड पे क्या हुआ है बताएं मिस? जी, द लैंड वॉज रीवैल्यूड टू $5 लाख। ये लैंड की क्या दे रहा है? मार्केट वैल्यू। वेरी गुड, आगे चलें। जी क्या मतलब, क्या ना क्या चाह रहा है कि टैक्स वाला इस गेन ऑन रिवैल्यूएशन को अकाउंट फॉर नहीं करेगा। टैक्स वाला आपके एसेट की वैल्यू को इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन हम अकाउंटिंग के अंदर भी अपने एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। सर हम तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन को पूछते हैं, मानते क्या है? मतलब आपको याद है IAS 16 की मोहब्बत क्या थी? रिवैल्यूएशन। तो हम तो उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। आगे चलें। ठीक है, आगे।
चले आए जरा हम यहाँ पर इसका डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सर हमारे पास एक एसेट है जो कि हमने कब खरीदा, 1 जनवरी 2007, और कितने साल बाद रिवैल्यूएशन कर रहे हैं हम, 2 साल बाद। सर रिवैल्यूएशन करने के लिए हमें 2 सालों का इसका वो निकालना पड़ेगा, वो क्या? सर नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? सर लैंड है, लैंड का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं किया जाता। चले आए जरा हम 2 साल बाद की डायरेक्ट अकाउंटिंग करते हैं। सर डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने के लिए 2 चीजें चाहिए, कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस। तो कैरिंग अमाउंट कितनी है? कैरिंग अमाउंट कितनी है? कैरिंग अमाउंट कितनी होगी? 5 लाख, यानी कि इसकी मार्केट वैल्यू। सर टैक्स बेस भी तो यही होगी जी, क्या टैक्स बेस भी यही होगी? नहीं, टैक्स बेस कितना होगा? 4 लाख। क्यों सर? क्योंकि ये जो गेन ऑन रिवैल्यूएशन 1 लाख का हुआ है, सर टैक्स डिपार्टमेंट इसको कंसिडर नहीं कर। टैक्स वाला कह रहा है मेरे नजदीक आज भी इस एसेट की वैल्यू कितनी है? 4 लाख। तो मुझे बताएं कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है। टीटीडी है या डीटीडी है? जी, कितना आ रहा है? टीटीडी आपके पास कितना आ रहा है? 1 लाख। ऐसा ही है सर, ये रही डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर, है ना? नहीं, ये क्या है? ये क्या है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ये टीटीडी है ना, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग है ना फॉर द ईयर। ये क्या है? डिफरेंस है। इसके ऊपर अब वो लगेगा, वो क्या? कितना है? 30%। कितना आ रहा है? 30,000। ये है क्या? हाँ, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 0। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 0। तो डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर कितना होगा? 30,000। सर दिल तो मेरा ये कहता है, दिल तो मेरा ये कहता है, दिल की भी सुन ले, कोई मसला नहीं। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट कितने से? 30। लेकिन आईएएस कहता है दिल तो बच्चा है। सर अब करेंगे क्या? करेंगे क्या सर? हम डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस को डेबिट नहीं करेंगे। क्या डेबिट करेंगे? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर ये एंट्री लिख के काटेगा जरूर ताकि आपको याद रहे, आप भंड ना मारे। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस को डेबिट नहीं किया जाएगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करेंगे और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये नोट करें जरा, फिर मैं एक सवाल पूछता हूं, उसका जवाब दीजिएगा मुझे। अच्छा, अब मेरा सवाल सुनिएगा जरा, कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट अमाउंट या व्हाट इज द बैलेंस ऑन द रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। व्हाट इज द बैलेंस ऑन रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर? 0। वेरी गुड। 30,000, 70,000. Balance on revaluation surplus account at the end of the year is 70,000. कैसे? revaluation surplus कितना रिकॉर्ड किया होगा कंपनी ने? 1 लाख का। ऐसा ही है, उस 1 लाख में से कितना रिवर्स कर दिया आपने? 30,000। तो बैलेंस ऑन द revaluation surplus account is 70,000। ये है फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन। यानी कि एग्जामिनर ने एडजस्टमेंट दी और उसने बैलेंस शीट के अंदर रिवैल्यूएशन सरप्लस को अकाउंट फॉर करवाना था, तो उसने बच्चे ने करा क्या? रिवैल्यूएशन सरप्लस 1 लाख से रिकॉर्ड कर दिया, जबकि रिवैल्यूएशन सरप्लस 1 लाख से रिकॉर्ड नहीं होगा। अब बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना जाएगा? 70,000, क्योंकि 30,000 का आपने रिवर्सल किया है। क्या ये बात समझ में आ रही है जी? यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपके पास सबसे पहले यहां पर दे रहा है टैक्सेशन का बैलेंस। टैक्सेशन का बैलेंस आपके पास यहां पर दे रहा है $7,000 क्रेडिट बैलेंस। ये टैक्सेशन का बैलेंस आपको जब भी दिया हुआ हो क्वेश्चन के अंदर, ये रिप्रेजेंट करता है प्रायर पीरियड टैक्स। कौन सा टैक्स रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्रायर टैक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ इट इज द डेबिट बैलेंस, इट मींस इट्स अंडर प्रोविजन, एंड इफ इट्स अ क्रेडिट बैलेंस, इट रिप्रेजेंट्स द ओवर प्रोविजन। क्या ये बात समझ में आ रही है जी? क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको टैक्सेशन का बैलेंस दिया हुआ हो तो ये प्रायर टैक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा टैक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन से टैक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रायर टैक्स। अगर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो ये अंडर प्रोविजन, और अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो ये ओवर प्रोविजन है। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? चले इसके बाद नेक्स्ट आपके पास 30 जून 2013 पे डेफर्ड टैक्स का भी एक बैलेंस दिया हुआ है 16,000, और कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? क्रेडिट। पता नहीं क्या है ये। चले आगे चले, मैं आगे पढ़े जरा फिर। इनका एहसान है कि जो इन्होंने बता दिया, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं थी।
ऐसा ही है, ये क्लियर कर रही है, क्लियर कर रही है। वैसे हमें स्टेटमेंट की अब जरूरत नहीं थी। फिर से पढ़िएगा स्टेटमेंट, क्या पढ़ी मिस आपने जी? टैक्सेशन बैलेंस कितना है? टैक्सेशन बैलेंस कितना है? टैक्सेशन बैलेंस 7000 जी। क्या है ये 7000? रिलेट्स टू एन ओवर प्रोविजन। और ये नहीं भी कहती तब भी हमें पता था, क्योंकि कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? क्रेडिट बैलेंस। क्या ये बात समझ आ रही है? और ओवर प्रोविजन का बाय द वे मतलब क्या है कि लास्ट ईयर में आपने टैक्स ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, इस साल हमें टैक्स एक्सपेंस को कम करना है। पता नहीं क्यों दिया हुआ है। आगे चले फिर। एक मिनट, एट 13 जून 2014। ऊपर कौन सी डेट दी हुई थी? 30 जून 2013। इसका मतलब हम अकाउंटिंग कौन से ईयर की करने जा रहे हैं? 2014 की। ऐसा ही है 2014 की। आगे चले फिर। यार इस लाइन को अंडरलाइन करें, द डायरेक्टर से लेके 12 मिलियन फुल स्टॉप तक। और इस लाइन को दिल में एक मरतबा आप लोग भी पढ़ें और मुझे बताएं ये है क्या। दिल में पढ़ें, दिल में पढ़ें और बताएं कि ये है क्या। कितने लोग कह रहे हैं कि टैक्सेबल प्रॉफिट है ये? फिर से पढ़ें। सर ये टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं, ये क्या है? करंट टैक्स है। क्या ये बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? सर यहां पर एग्जामिनर ने आपको करंट टैक्स डायरेक्टली दे दिया है, लिखा हुआ है ना। क्या कह रहे हैं इसके अंदर? सर कैसे पता चला ये टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं है? देखो क्या कह रहा है, डायरेक्टर्स एस्टिमेट दैट द प्रोविजन नेसेसरी फॉर टैक्सेशन ऑन अ करंट ईयर प्रॉफिट इज 12 मिलियन। सर ये 12 मिलियन रुपीज आपको डायरेक्टली उसने दे दिया है। क्या दे दिया उसने? करंट टैक्स। और एक और बात सुनिएगा आप, एग्जामिनर 99% क्वेश्चंस के अंदर करंट टैक्स डायरेक्टली देगा आपको। किट की आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि शायद किसी क्वेश्चन के अंदर उसने टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करवाया, वो डायरेक्टली आपको करंट टैक्स देगा। फाइनल अकाउंट के जितने भी पास्ट पेपर के आप क्वेश्चंस देखेंगे, हर क्वेश्चन के अंदर करंट टैक्स मुंह पे दिया हुआ होगा, करंट टैक्स फॉर द ईयर, कंपनीज डायरेक्टर्स हैव एस्टिमेटेड इनकम टैक्स फॉर द ईयर इज दिस। यानी कि करंट टैक्स 99% केसेस के अंदर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा, चाहे वो फाइनल अकाउंट के अंदर आए या एमसीक्यूज के अंदर आए। 1% चांस है कि एग्जामिनर शायद बदतमीजी करे और वो आपको करंट टैक्स ना दे। तो करंट टैक्स जब नहीं देगा तो मुझे किसके ऊपर लगाना पड़ेगा? टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुझे टैक्सेबल प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही रेयर है। क्या ये बात समझ आ रही है? सर ये पहले क्यों नहीं बताया? वरना आप लोग करंट टैक्स कैलकुलेट ही नहीं करते, डंडी मारते उसके अंदर। तो करंट टैक्स आपको यूजुअली क्वेश्चन में इसी तरीके से दिया हुआ होगा, बस आपने पहचानना है जी। आगे पढ़िएगा जरा फिर। एक मिनट, ये क्या देना चाह रहा है? नहीं, एक्सीलेंट सर, ये डेफर्ड टैक्स का दे रहा है आपको क्या? क्लोजिंग बैलेंस। फिर से पढ़ेगा स्टेटमेंट जरा। द बैलेंस ऑन द डेफर्ड टैक्स अकाउंट, डेफर्ड टैक्स के अकाउंट का बैलेंस नीड टू बी इंक्रीज टू, नॉट बाय। अगर ये बाय होता तो फिर मैं कहता डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर है। ये क्या कह रहा है? बैलेंस ऑन द डेफर्ड टैक्स अकाउंट नीड्स टू बी इंक्रीज टू, यानी कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस क्या दे रहा है ये? लेकिन सर क्वेश्चन में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का कहीं पे भी ओपनिंग बैलेंस गिवन है? कहां है सर? ऊपर स्टार्टिंग के अंदर दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर। चलें आगे पढ़ेगा। खैर आगे चलें फिर। अच्छा ये क्या कह रही है कि जो 23 मिलियन है ना, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है और उसके अंदर रीवैल्यूएशन का इंपैक्ट भी ऑलरेडी इसके अंदर शामिल है, इंक्लूडेड है। आगे हाँ, आप बता रही है काम की बात की, रीवैल्यू हमने किया प्रॉपर्टी को, बताएं। हाँ, और रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना आया है? 10 मिलियन आपके पास रीवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है। गुड हो गया। आगे रिक्वायर्ड क्या? रिक्वायर्ड बताएं जरा, रिक्वायर्ड बताएं। जी मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे क्या बताना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बताना है कि टोटल इनकम टैक्स कितना चार्ज होगा। सही कह रहा हूं मैं? ऐसा ही है। और मुझे बताएं इनकम टैक्स कैलकुलेट करते वक्त कितने तरह के टैक्सेस चाहिए मुझे? 3 तरह के। कौन कौन से? करंट टैक्स, नंबर 2, नंबर 3 डेफर्ड टैक्स। ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्या मेरे पास क्वेश्चन के अंदर करंट टैक्स डायरेक्टली गिवन है? यस सर, जिंदगी गुले गुलजार है और हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। करंट टैक्स के केस के अंदर आपको कहीं पे भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना दिया हुआ है करंट टैक्स? मुंह पे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 12 मिलियन। 12,000 लिख दूं? ऐसे ही है। 12 मिलियन इज द करंट टैक्स। क्या प्रायर टैक्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है?
सर इसमें भी जिंदगी ऐसे ही हुसन रहेगी, गुले गुलजार रहेगी, आपको कहीं पे भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। प्रायर टैक्स, करंट टैक्स, ये स्ट्रेट अवे मुंह पे दिया हुआ होगा आपको हर क्वेश्चन के अंदर, फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन के अंदर भी। बस आपको थोड़ा सा सर मारना पड़ेगा, किसके लिए? डेफर टैक्स। इसके लिए मैंने कहा था डेफर टैक्स इस स्टैंडर्ड का क्या है? दूल्हा है ना, दूल्हा। ये दोनों दूल्हा मुश्किल से मिलता है ना, ढूंढना पड़ता है उसके अंदर, तुझे तो बहुत ढूंढना पड़ेगा, यू नो, पीपल नीड टू फाइंड आउट। अबे कहाँ गया ये रहा, सॉरी फॉर दिस वन, मेरा भी ऐसी कुछ है। लेकिन इसके अंदर प्रायर टैक्स, अच्छा प्रायर टैक्स, प्रायर टैक्स मेरे पास कितना दिया हुआ है? बाय द वे प्रायर टैक्स कितना दिया हुआ है मेरे पास? 7,000। डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, अंडर प्रोविजन है, ओवर प्रोविजन है, ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था या कम रिकॉर्ड किया था? इस दफा एक्सपेंस बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? वेरी गुड। जब कम करेंगे तो प्लस में लिखेंगे कि माइनस में लिखेंगे? वेरी गुड। कितना था अमाउंट? सर ये आपका 80% काम हो गया, ऐसे ही ना। अब सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए? बस सर ये सिर्फ और सिर्फ नहीं है, सब कुछ यही है अब, ऐसा ही है ना, सब कुछ यही है, डेफर टैक्स ही। अब तो डेफर टैक्स के लिए वर्किंग करनी है कि सर डेफर टैक्स, अब मेरी वर्डिंग सुनिएगा गौर से, मुझे क्या चाहिए? डेफर टैक्स चार्ज फॉर द ईयर टू पीएनएल। क्या कहा मैंने? डेफर टैक्स चार्ज फॉर द ईयर टू पीएनएल। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो मैंने कहा था ना कि डेफर टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस, डेफर टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस। इधर देखिएगा जरा, ये क्वेश्चन मेरे साथ कर लें, फिर बाकी क्वेश्चंस मैं वैसे भी नहीं करूंगा। डेफर टैक्स लायबिलिटी का क्या ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है? यस सर। कितना है डेफर टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस? 16,000। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। डेफर टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, ऐसे ही। कितना था डेफर टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस? 23,000। सही कह रहा हूं मैं? ये इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा प्लीज, डोंट छापे, डोंट कॉपी। इधर देखें सर, दिल तो ये कह रहा है कि ओपनिंग और क्लोजिंग आ गया, डिफरेंस निकालें, कितना आ रहा है? 7,000। वेरी गुड। इधर देखिए प्लीज, कॉपी मत कीजिएगा। 7,000 कितना आ रहा है? 7,000। गौर से प्लीज, सही समझाने के लिए एक मरतबा गलत करना पड़ता है। इधर देखिए, ये दिल तो ये कह रहा है जैसे हमने पहले किया, हमें कितने 8-10 क्वेश्चन किए, सब में यही किया, ओपनिंग क्लोजिंग डेफर टैक्स एक्सपेंस मेरे पास यहां पर आ गया, ऐसा ही है। सर दिल तो यही कह रहा है कि 7,000 इधर मैं पुट कर देता हूं एज एन एक्सपेंस, 7,000 पुट कर देता हूं एज एन एक्सपेंस। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि रीवैल्यूएशन का जो डेफर टैक्स है, रीवैल्यूएशन का जो क्या है, वो पीएनएल में चार्ज, ये पता है क्या है? ये है टोटल डेफर टैक्स। ये क्या है? टोटल डेफर टैक्स फॉर द ईयर। इस टोटल डेफर टैक्स फॉर द ईयर के अंदर आपके पास रीवैल्यूएशन का डेफर टैक्स भी शामिल है, जिसका इंपैक्ट पीएनएल पे नहीं जाना चाहिए। कहां पे जाना चाहिए? रीवैल्यूएशन सरप्लस पे। सर बात समझ में नहीं आई, एक काम करता हूं, लेजर फिर से बनाता हूं। डेफर टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 16,000। क्लोजिंग बैलेंस 23,000। एक काम करते हैं, गेन ऑन रीवैल्यूएशन का डेफर टैक्स निकाल लेते हैं। गेन ऑन रीवैल्यूएशन का अमाउंट दिया हुआ है, कितना है? गेन ऑन रीवैल्यूएशन का डेफर अमाउंट कितना है? सॉरी 10 मिलियन, 10,000। इसके ऊपर डेफर टैक्स का रेट लगाएं, कितना आ रहा है? 30%। तो कितना आ जाएगा? 3,000। ऐसा ही है। रीवैल्यूएशन पे डेफर टैक्स कितना है? 3,000। रीवैल्यूएशन पे डेफर टैक्स कितना है? यार इस 3,000 की एंट्री बना के दिखाएगा वो, इस 3,000 की एंट्री बता क्या बनेगी? रीवैल्यू, वेरी गुड वेरी गुड। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, एक्सीलेंट। डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट कितने से? ओएस 3,000 से। ऐसा ही है। इस एंट्री को मैं लेजर के अंदर पोस्ट करता हूं, लेजर के अंदर पोस्ट करता हूं, तो यहां पे 3,000 को क्रेडिट करूंगा, लेकिन टाइटल क्या लिखूंगा? डेफर टैक्स एक्सपेंस रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्या ये बात समझ आ रही है? सर ये 7,000 क्या था? ये था टोटल डेफर टैक्स फॉर द ईयर, जिसमें आपके पास एक डेफर टैक्स रीवैल्यूएशन की वजह से भी है। और आईएएस ने क्या कहा था? खबरदार कि गेन ऑन रीवैल्यूएशन का डेफर टैक्स अगर तूने पीएनएल में चार्ज किया, ये 7,000 जब तुम पीएनएल में रिकॉर्ड कर रहे हो ना, ये ऐसा लग रहा है कि तूने गेन ऑन रीवैल्यूएशन का डेफर टैक्स भी कहां पे चार्ज कर दिया है? पीएनएल में। यही एंट्री बनाई है ना तूने, पूरा करा क्या? डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट 7,000 से, जबकि डेफर टैक्स एक्सपेंस
7,000 से डेबिट नहीं होगा। सर कितने से होगा, कितने से होगा? 4,000 से। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसकी कंप्लीट एंट्री बनाऊं तो सर क्या एंट्री बनेगी? एक तो ये एंट्री बनी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और दूसरी एंट्री क्या बनेगी? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितने से? सर इसका मतलब डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस पीएनएल में कितना चार्ज होगा? 4,000। 7,000 चार्ज नहीं होगा। तो बताएं जरा इनकम टैक्स फॉर द ईयर कितना आ रहा है? 9,000। क्या ये बात समझ में आ रही है जी? क्या ये बात समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन का लर्निंग आउटकम लिखिएगा। इस क्वेश्चन का लर्निंग आउटकम हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर कैलकुलेट करना है, यू नीड टू एलिमिनेट द डेफर्ड टैक्स ऑन रीवैल्यूएशन। याद रखिएगा कि अब देखिए ना पूरा स्टैंडर्ड एक तरह से थोड़ा सा रिवाइज हो गया कि डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हम डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस पूरा पीएनएल में चार्ज करते थे, लेकिन यहां पे नहीं किया। क्यों? इसमें कुछ डेफर्ड टैक्स रीवैल्यूएशन पे था, तो रीवैल्यूएशन का डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करके पहले हमने लेजर में एडजस्ट किया, फिर जो बैलेंसिंग फिगर मेरे पास बची है वो डेफर्ड टैक्स पीएनएल के अंदर चार्ज होगा। क्या ये बात सुन मारी इसके अंदर जी? यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 को कॉपी करें। क्वेश्चन नंबर 14 अगर कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 25 करें। 25 बस ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर हम क्लास ऑफ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कर लें। इसके जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। अबे 20 का करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए जरा। क्वेश्चन नंबर 25 अब सुनिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 25 अगेन 3 तरह के टैक्सेस चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है? पीएनएल की अमाउंट बतानी है। 3 तरह के टैक्सेस आपके पास चाहिए क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर, करंट टैक्स, प्रायर टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। अब ध्यान से सुनिएगा, करंट टैक्स दिया हुआ है, कितना है करंट टैक्स? कितना है? 15,000। अच्छा, प्रायर टैक्स भी दिया हुआ है, कितना है प्रायर टैक्स? 4,000। डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस प्लस होगा माइनस होगा? चल अब आए जरा डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करते हैं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कितना है? अब परेशान है लोग कि क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा, क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा। कुछ लोगों ने तो ये फतवा भी दे दिया कि ये जो आपके पास 30 मिलियन है ये गेन ऑन रीवैल्यूएशन है। सर इस क्वेश्चन में गेन ऑन रीवैल्यूएशन गिवन नहीं, तो सर ये क्या है? देखो ना इसकी इंग्लिश पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? कैरिंग अमाउंट ऑफ द नॉन करंट एसेट एक्सीड्स द टैक्स बेस। सर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, टैक्स बेस कम है, और ये जो आपके पास एक्सीड दे रहा है, डिफरेंस दे रहा है, कितना डिफरेंस दे रहा है? 30,000 का जो डिफरेंस दे रहा है, ये क्या है? ये टीटीडी है। क्या है ये? सर मैंने कहा था ना आप लोग ढूंढेंगे, कैरिंग अमाउंट ढूंढेंगे, टैक्स बेस ढूंढेंगे, जबकि एग्जामिनर आपको टीटीडी दे रहा है डायरेक्टली। आप कह रहे हैं नहीं नहीं मुझे तो कैरिंग अमाउंट ही चाहिए। आप बताएं कैरिंग अमाउंट की जरूरत ही नहीं है आपको, एग्जामिनर ने टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ऑलरेडी दे दिया है। अच्छा, उस टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस को यहां पे डायरेक्ट लिख दूं, 30,000 लिख दूं? नहीं सर, 30,000 का 30%। तो उसका मतलब मेरे पास यहां पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? यहां तक क्लियर है? अब एक और फनकार हमारे पास बैठे हैं, इधर देखिएगा। सर हमने तो याद किया हुआ था डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे। सर 3,000 का डिफरेंस लिखा यहां पर क्रेडिट साइड पे, है ना जवाब? है ना? क्या ये लेजर इक्वल हो रहा है? भाई शॉर्टर साइड, दिस टाइम शॉर्टर साइड इज नॉट ऑन द क्रेडिट साइड। शॉर्टर साइड इस दफा क्रेडिट साइड पे नहीं है। शॉर्टर साइड कहां पर है इस दफा? डेबिट साइड पे। डोंट ट्राई टू बी द बेगर्स ऑफ लाइन। लर्निंग आउटकम ऑफ दिस क्वेश्चन कि लकीर के फकीर ना बना करें कि सर हम तो हमेशा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस लिख के क्रेडिट साइड पे लिखते थे। आप ये देखें कि बैलेंसिंग फिगर कहां पर आ रही है। बैलेंसिंग फिगर इस दफा क्रेडिट साइड पे नहीं आ रही, बल्कि कहां पर आ रही है? कितने से आ रही है? 3,000 से। सर इसको नाम दे देता हूं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। अब एंट्री क्या बन रही है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। ये बेटा वो वाला साल है जिस साल रिवर्सल हो रहा है। याद आ रहा है? मैंने पहले दूसरे क्वेश्चन जो आपको कराए थे, 3 क्वेश्चन जानबूझ के करवाए थे वो, ताकि तुम्हें याद रहे जिस साल रिवर्सल होता है, जिस साल लास्ट ईयर होता है, जिस साल दूरियां खत्म हो रही होती हैं,
जिस साल दुनिया खत्म होती है उस साल सारे शिकवे भी खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही है ना, शिकवा था ना ये लायबिलिटी, सर ये सारे शिकवे खत्म हो जाएंगे। तो इस साल के एंड पे एंट्री क्या बन रही होगी? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट 3000 से। तो बताओ डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस तो यार डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? जब क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब एज एन एक्सपेंस होगा या एज अ रेवेन्यू होगा? चार्ज होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट। इसका मतलब यहां पर प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? कितना आ रहा है इसका आंसर? 8000।